देखिए, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया जिसका कि बहुत लंबा असर होगा हमारी पूरी चुनावी लोकतंत्र के ऊपर। उन्होंने ये इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम कॉम्प्रिहेंसिवली स्ट्राइक डाउन कर दी है, ये कहते हुए कि इसमें जो एनोनिमस एलिमेंट इन्होंने लाया कि भाई किसी को पता नहीं लगे कि भाई ये इलेक्टोरल बॉन्ड किसने खरीदे और किसको दिए, ये बिल्कुल हमारे जनता के सूचना के अधिकार के खिलाफ है, जो कि एक मौलिक अधिकार है जनता का। Practicalities require that I contribute to the political parties, and practicality again requires that I contribute with a degree of confidentiality so that I am not victimized in future. The problem with the scheme, Mr. Solicitor, it provides for selective anonymity. It's not completely anonymous. It provides selective anonymity. Confidentiality. Or selective confidentiality. Yes. The problem with the scheme lies is if it doesn't provide a level playing field to political parties, and B, if it suffers from opacity, as the argument for the other side is. This is not to prevent. नमस्कार दोस्तों, लीगल अफेयर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट दीपक पटेल। जरा सोचिए, जो आप किसी भी पार्टी को वोटिंग करते हैं, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बीएसपी हो, टीएमसी हो, कोई भी पार्टी हो, क्या आपने कभी सोचा है कि इन पार्टी के पास पैसा कहां से आता है? क्या आपने कभी इस चीज को किसी से प्रश्न पूछा कि इन लोगों के पास इतना कितना पैसा है, या इन लोगों के पास पैसे पाने का सोर्स क्या है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आपको ये कभी पता नहीं चलेगा कि इन पार्टीज के पास पैसा कहां से आता है। और हाँ, अभी तक 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत बीजेपी सरकार ने जिसमें नियम लाया था, उसके बारे में हम अभी डिटेल में बताएंगे, लेकिन हम आपको इन ब्रीफ आपको समझा देते हैं कि जो है ये अभी जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है आज, ये बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट होने वाला है और हो सकता है कि इससे देश की सभी पार्टियों में एक खलबली मच जाए। तो वो निर्णय क्या है, मैं आपको डिटेल बताने वाला हूँ। वीडियो को शुरू करने से हमारा आपसे एक विनम्र निवेदन है कि दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसे ही आने वाले इंपॉर्टेंट जजमेंट को हम आपके सामने। लोकसभा चुनाव के ऐलान के ठीक पहले इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को अवैध बताते हुए उस पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। साथ ही 2018 में नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा लाए गए इलेक्टोरल बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार दिया है। पहले आप जरा इलेक्टोरल बॉन्ड का मतलब समझ लीजिए, जिससे आपको फैसले की अहमियत और उससे संबंधित बड़ी जानकारी आपको समझने में सरलता हो सके। 2018 में केंद्र सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी की सरकार 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड योजना लेके आती है। वाउचर की तरह होता है। सरकार हर एक साल में 4 बार यह योजना लेके आती है। जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में 10-10 दिन के लिए बॉन्ड जारी करती है, जिसका मूल्य होता है 1000, 10,000, 1 लाख या 1 करोड़ तक। राजनीतिक व्यक्तियों को चंदा देने के मकसद से कोई भी व्यक्ति या कोई भी कॉरपोरेट हाउस भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI से सिर्फ तय शाखाओं से ही ये बॉन्ड खरीद सकते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड मिलने के 15 दिन के अंदर राजनीतिक पार्टियां इसे अपने खाते में जमा करवा लेती हैं, जिसमें पार्टियों को ये नहीं बताना होता है कि ये बॉन्ड उनके पास आया कहां से या कैसे आया है। दूसरी तरफ ये कि SBI को भी बताने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है कि कौन किसने या कितने रुपए का बॉन्ड खरीदा है, या किस पार्टी के लिए कौन कितने रुपए का बॉन्ड खरीदा है। यही इलेक्टोरल बॉन्ड का हिसाब किताब है जो केंद्र सरकार 2018 में लेके आई थी। अब कोर्ट ने इसी इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक लगा दी है, जो 2024 के चुनाव में बहुत बड़ा प्रभाव डालने वाली है। CJI चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 5 जजों की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन मतलब कि जानने का अधिकार के कानून को ये उल्लंघन करता है, और कहा कि जनता के पास चुनावी पार्टियों को मिलने वाले फंड को पूरा जानने का अधिकार है। और कहा कि SBI 2019 के बाद से जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किए थे, उन सब का हिसाब 3 हफ्ते के अंदर इलेक्शन कमीशन को दे, और चुनाव आयोग इन सभी जानकारियों को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी करे। और कोर्ट ने ये कहा कि बॉन्ड जारी करने वाले जितने भी बैंक हैं SBI के, वो तुरंत अपने बॉन्ड जारी करना बंद कर दें।
सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि नागरिकों को सरकार को जिम्मेदार ठहराने का अधिकार है और सूचना के अधिकार का महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह केवल राज्यों के मामले तक सीमित नहीं है। फैसला सुनाने से पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने कहा था कि फैसले तो एक ही हैं, जिसका रिजल्ट एक ही है, लेकिन उसके फैक्ट अलग अलग हैं, मतलब जिसके तर्क अलग अलग हैं। उन्होंने कहा कि हम सर्वसम्मति से इस फैसले पर पहुंचे हैं, लेकिन दो राय हैं, एक मेरी और दूसरी न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की। दोनों एक ही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, लेकिन तर्क में थोड़ा अंतर है। और सीजेआई ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के अलावा भी काले धन को रोकने के लिए दूसरे तरीके अवेलेबल हैं। राजनीतिक दलों की फंडिंग के बारे में जानकारी होने से लोगों को मताधिकार का इस्तेमाल करने में स्पष्टता मिलती है, इसलिए इलेक्टोरल बॉन्ड पर तुरंत रोक लगाना आवश्यक है। इसलिए एसबीआई को 3 हफ्ते के अंदर 12 अप्रैल 2019 से लेकर अब तक की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। 2018 में इलेक्टोरल बॉन्ड लाने का मकसद यही था कि जिसमें कहा गया था कि इसमें राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाले चंदा में ट्रांसपेरेंसी आएगी, मतलब पारदर्शिता बढ़ेगी, साफ सुथरा धन आएगा। इसमें व्यक्ति, कॉरपोरेट संस्थाएं इसमें राजनीतिक दलों को चंदे के रूप में देती थी और राजनीतिक दल उनका करना क्या, अब वही बॉन्ड को वो अपने बैंक में ट्रांसफर करके उसी का वो मजे करते थे, मतलब कि अपने चुनावी खर्च उसी से चलाते थे। जैसा कि हमने आपको बताया है, भारतीय स्टेट बैंक के 29 शाखाओं को कहा गया था कि आप लोग ये बॉन्ड जारी कर सकते हैं, जो बॉन्ड खरीदना चाहेगा आप उसको बॉन्ड खरीदने के लिए दे सकते हैं। केंद्र सरकार ने इसी दावे के साथ इस बॉन्ड योजना की शुरुआत की थी, जिससे राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता आए, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और साफ सुथरा पैसा आएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि यह योजना आरटीआई के अधिकार का हनन कर रहा है, उसका उल्लंघन कर रहा है। चुनाव आयोग के सामने पेश की गई एक वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट में भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए तकरीबन 2,500 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है। ये आमदनी वित्तीय वर्ष 2018-19 में पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड में मिले 1,450 करोड़ रुपए के करीब 76% से भी अधिक है। जानकारी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान 18 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कुल मिलाकर लगभग 3,441 करोड़ रुपए की राशि चंदे के तौर पर मिली। इस कुल राशि का तकरीबन 25% हिस्सा बीजेपी के खाते में आया था। मतलब समझ लिया, अगर 100 रुपए मिल रहा है टोटल चंदा सभी पार्टियों को, तो उसमें से 75 रुपीज मतलब कि 75 रुपए सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को जा रहा है और 25 रुपए बाकी की सारी पार्टियां खा पी रही हैं। जहां एक तरफ बीजेपी को मिली राशि कई गुना बढ़ी है, वहीं 2019-20 वित्तीय वर्ष में ही कांग्रेस को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए केवल 318 करोड़ रुपए मिले। यह धनराशि उन 383 करोड़ रुपयों में 17% की कमी थी जो पार्टी को 2018-19 में मिली थी और 2019-20 में इस माध्यम से जितना राजनीतिक चंदा दिया गया उसका सिर्फ 9% ही कांग्रेस को मिल पाया है। दूसरी विपक्षी पार्टियों की बात करें तो वित्तीय वर्ष 2019-20 में ही बॉन्ड के जरिए टीएमसी मतलब ममता बनर्जी वाली पार्टी को 100 करोड़ रुपए, डीएमके को 45 करोड़ रुपए, शिवसेना को 41 करोड़ रुपए और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 20 करोड़ रुपए, आम आदमी पार्टी को 17 करोड़ रुपए और राष्ट्रीय जनता दल को 2.5 करोड़ रुपए चंदा मिला, मतलब कि 2.5 करोड़ रुपया मिला इनको। चुनावी और राजनीतिक सुधार के क्षेत्र में काम करने वाली गैर सरकारी संस्था एक एनजीओ है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के अनुसार वित्तीय वर्ष 2017-18 और 19-20 के बीच मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए कुल 6,200 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे मिले, जिसमें से पूरी धनराशि का तकरीबन 68% भारतीय जनता पार्टी को मिला, जो 4,500 करोड़ रुपए से भी अधिक है। जाहिर है ये सवाल उठ रहा है कि क्या इलेक्टोरल बॉन्ड योजना इसी मंशा से बनाई गई थी कि सत्ताधारी पार्टी बीजेपी को लाभ पहुंच सके। तो दोस्तों ये है वीडियो का अंत। इससे आगे अगर कोई भी जानकारी प्राप्त होती है तो हम आपके लिए जानकारी लेकर आएंगे और हमारा निवेदन है फिर से कि वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बी वेयर एंड बी अवेयर, आप ये जरूर जानने का अधिकार है कि आपको राजनीतिक दल जिस
जो पार्टी का झंडा आपके सामने लेके आ रहे हैं उनको पैसा कहाँ से मिल रहा है, ये भी आपको जानने का राइट है। अगर एक एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, अगर आपके घर में 1 करोड़ रुपए मिल जाता है कहीं से, तो इनकम टैक्स की टीम आपके घर में जब छापा मारेगी तो ये आपसे पूछती है कि आपके पास पैसा कहाँ से आया, क्योंकि उनका राइट है, ये आपसे पूछ सकते हैं कि वो आपके पास पैसा कहाँ से आया, और आपको बताने का भी पूरी जिम्मेदारी है कि आपको बताना ही होगा कि वो पैसा कहाँ से आया। तो क्या हम ये नहीं जान सकते हैं कि जिस पार्टी के बैनर तले कोई प्रचार हो रहा है, उस प्रचार के